नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो अपने हक और सम्मान की लड़ाई के लिए कानून का सहारा कैसे लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये उन असल तरीकों के बारे में है जिनसे लोग अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से। ये जो तस्वीर है ये मैला धोने की प्रथा को दिखाती है, जो शायद मार्जिनलाइजेशन के सबसे दर्दनाक रूपों में से एक है। इसमें लोगों को हाथ से इंसानी मल साफ करने पर मजबूर किया जाता है। ये इंसान की गरिमा और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। अब इस तो सवाल उठता है कि इस सामाजिक अन्याय का हल क्या है। इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। हमारा संविधान ही वो बुनियाद है, वो दस्तावेज है जो हर एक नागरिक को न्याय और बराबरी का वादा करता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें नहीं हैं। ये असल में वो ताकतवर औजार हैं जिनका इस्तेमाल भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में होता है। और ये अधिकार हर भारतीय को बराबर मिले हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। तो इस लड़ाई का सबसे मजबूत आधार है समानता का अधिकार। और ये कहता क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हर किसी को पब्लिक जगहों पर जाने का हक है। और हाँ, नौकरियों के मामले में भी सरकार कोई भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब ये वो बातें हैं जो सीधे सीधे सामाजिक भेदभाव की जड़ पर चोट करती हैं। और फिर आता है आर्टिकल 17, एक ऐतिहासिक कदम। ये साफ साफ कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत अब खत्म हो चुकी है और इसे मानना एक सजा के लायक जुर्म है। सोचिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक अमानवीय प्रथा पर हमारे संविधान की मोहर है। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 14वीं सदी में था। भक्ति कवयित्री सोयराबाई की ये लाइनें कितनी गहराई से जाति के आधार पर पवित्रता और अपवित्रता की सोच पर सवाल उठाती हैं ना। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी पुरानी और गहरी है। तो संविधान ने जो वादे किए उन्हें जमीन पर सच करने के लिए कुछ खास कानून भी बनाए गए। आप इन्हें एक तरह से न्याय हासिल करने की टूल किट कह सकते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए बनाई गई है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बहुत जरूरी कानून है, जैसे 1955 का एक्ट जो छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाता है। फिर है 1989 का एक्ट जो एससी और एसटी समुदायों पर होने वाले जुल्मों को रोकने के लिए है। और 1993 का एक्ट जो सीधे सीधे मैला ढोने की प्रथा पर बैन लगाता है। हर कानून एक खास तरह की नाइंसाफी से लड़ने के लिए बनाया गया है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कानून असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। इसे समझने के लिए रत्नम की कहानी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो रत्नम एक पढ़े लिखे दलित नौजवान थे। उनके गांव में जब ताकतवर जातियों ने उन्हें एक अपमानजनक रस्म निभाने के लिए मजबूर किया, तो उन्होंने एक बहुत साहसी काम किया। उन्होंने साफ मना कर दिया। ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये एक पूरी दमनकारी व्यवस्था को चुनौती थी। और ये लाइन देखिए, ये उस गहरी मानसिकता को दिखाती है जिसका सामना रत्नम कर रहे थे। ताकतवर जातियों को इस बात से हैरानी हुई कि पढ़ने लिखने के बाद रत्नम ये सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं कि वो उनके बराबर हैं। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पूरा गांव और ताकतवर लोग आपके खिलाफ हों, तो एक अकेला इंसान आखिर कैसे लड़े? जवाब था कानून। रत्नम ने कानून को ही अपनी ढाल और अपना हथियार बनाया। उन्होंने 1989 के एट्रोसिटीज एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा दी। और इसके साथ ही उनकी लड़ाई व्यक्तिगत न रहकर एक कानूनी लड़ाई बन गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? लोकल मीडिया ने इस मामले को उठाया और दबाव में आकर उस रस्म को रद्द करना पड़ा। रत्नम की एक कानूनी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि ताकतवर जातियों के दबदबे का कानून के जरिए सफलता से मुकाबला किया जा सकता है। रत्नम की कहानी से हमें उम्मीद तो मिलती है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। हमें ये भी मानना होगा कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। कानून और जमीन की हकीकत के बीच आज भी एक बहुत बड़ी खाई है। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, मैला ढोना। सोचिए, 1993 से इस पर पाबंदी है, लेकिन ये प्रथा आज भी देश भर में चल रही है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि कानूनी अधिकारों और लोगों की असल जिंदगी में कितना बड़ा फर्क हो सकता है।
और ये आंकड़ा देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक भारत के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मैला ढोने पर रोक लगाने वाले कानून को आधिकारिक तौर पर अपना लिया है। मतलब कानूनी ढांचा तो लगभग पूरे देश में है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कुछ ठोस कदम सुझाता है, जैसे कि नियमित सर्वे करके ऐसे लोगों की पहचान करना, उनके पुनर्वास के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार बनाना, सफाई के काम में मशीनें लाना, और जो लोग इस काम में अपनी जान गंवा देते हैं उनके परिवारों को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा देना। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि इस खाई को भरने के लिए जरूरी कदम है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हमारे पास न्याय का वादा करने वाले इतने मजबूत कानून हैं, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों या प्रशासनिक हों, जो इस वादे को हर किसी के लिए एक हकीकत बनने से रोक रही हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।